गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि वो नष्ट ना हो, डैमेज ना हो। द टर्म कंजर्वेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। किसी चीज़ को आपने डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखना, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर में आपने प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, यानी उसे किस तरह से उनके नेचुरल हैबिटेट में हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यू टर्म्स आएंगी, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। पहली कौन सी टर्म है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ के जिस पार्ट पर लाइफ की एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ द बायोस्फीयर। अब अर्थ का लैंड सरफेस भी हो सकता है जिस पर लाइफ की एग्जिस्टेंस होती है, कितने एनिमल्स मिलते हैं। एटमॉस्फेयर भी हो सकता है अर्थ का, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वाटर बॉडीज़ में भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हमें मिलते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? अर्थ का लैंड सरफेस, एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज़। सो बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होते हैं, दैट पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। अब हम पढ़ते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। जो एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में या नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें बोला जाता है वाइल्ड एनिमल्स। द एनिमल्स लिविंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को बोला जाता है वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसे ही प्लांट्स की बात होगी फिर। द प्लांट्स लिविंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स। जो प्लांट्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, विच आर नॉट ग्रोन बाय मैन, जिन्हें मैन ग्रो नहीं करता, एंड दे आर फाउंड नेचुरली इन द फॉरेस्ट, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स। सो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स क्या चीज़ें हैं? वाइल्ड लाइफ बोला जाता है। जब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की बात होती है तो उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। द टर्म वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं, विच आर फाउंड नेचुरली इन फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल हैबिटेट। चाहे वो फॉरेस्ट में मिलते हो, चाहे उनका कोई और नेचुरल हैबिटेट हो, उसे बोला जाता है वाइल्ड लाइफ। अब है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, दैट इज़ वैरायटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल वैरायटी, कि कितनी तरह के वहाँ पर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organism like plants, animals and microorganisms etc. found in a particular area or habitat. बायोडाइवर्सिटी होती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है, कितनी विभिन्नता है, उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बटरफ्लाई होती है, उसकी कितनी सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, डॉग की कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, तो पर्टिकुलर स्पीशीज़ में कितनी वैरायटी है, ठीक है, अलग अलग तरह की वैरायटी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। सो इन अदर वर्ड्स, the presence of a large number of species in a particular area or habitat is called its biodiversity। इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी की स्पीशीज़ कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर उपलब्ध है। बायोडाइवर्सिटी डिनोट्स द रिचनेस ऑफ स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया। इससे हमें स्पीशीज़ की रिचनेस का पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एरिया स्पीशीज़ में कितना रिच है, वहाँ पर स्पीशीज़ की कितनी रिचनेस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट इकोसिस्टम। An ecosystem is a system which includes all the living organisms and the physical environment, जिसमें सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे लिविंग हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो रहते हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, फॉरेस्ट हो, कुछ भी हो। तो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, उस सिस्टम को बोला जाता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में जो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं? फूड चेन के थ्रू। Now the wild animals and birds are comfortable and flourish in their own। जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं
वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही कंफर्टेबल होते हैं और अपने आप फलते फूलते हैं, फ्लरिश होते हैं। द बिगेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स इज़ डिफॉरेस्टेशन। जो सबसे बड़ा खतरा है वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स के एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए, वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। पेड़ों की कटाई करना बहुत बड़े स्केल पर, दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़, कि डिफॉरेस्टेशन क्या है और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि क्यों वनों की कटाई की जा रही है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ लार्ज ओवर अ वाइड एरिया या फिर लार्ज स्केल। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ वाइड एरिया इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को क्लियर करना, जंगलों को क्लियर कर देना। कैसे क्लियर करेंगे? सभी फॉरेस्ट ट्रीज़ को काट कर। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ वाइड एरिया, एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर जंगलों की कटाई कर देना, फॉरेस्ट ट्रीज़ को कट डाउन कर देना, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्टेशन। उसे क्या बोला जाता है? फॉरेस्टेशन। अब पेड़ों की कटाई की क्यों जा रही है? द वेरियस कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉलोइंग। आपको एक कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज अ फ्यूल। लोगों को लकड़ी चाहिए ताकि वो उसका फ्यूल की तरह यूज़ कर सकें। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर। लोगों को वुड इसलिए चाहिए क्योंकि वो डोर्स बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं उनसे, और फर्नीचर के आइटम्स बनते हैं। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर। उन्हें लकड़ियाँ भी चाहिए होती हैं। वुड, फॉरेस्ट ट्रीज़ को काटेंगे तो लकड़ियाँ ही मिलेंगी ना। तो फॉरेस्ट ट्रीज़ आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड, उन्हें लकड़ियाँ चाहिए। फॉरेस्ट ट्रीज़ को इसलिए काटा जाता है ताकि लकड़ी मिल सके फॉर मेकिंग पेपर, कागज़ बनाने के लिए लकड़ी मिल सके। द फॉरेस्ट ट्रीज़ आर कट डाउन टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चर लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फॉरेस्ट ट्रीज़ को इसलिए भी काटा जा रहा है कि जो इंक्रीज़ कर रही है पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पर उन्हें एग्रीकल्चर लैंड मिल सके। फॉरेस्ट को क्लियर करके उन्हें एग्रीकल्चर लैंड मिल सके ताकि वहाँ पर क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा सके, ग्रो किया जा सके। द फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट ट्रीज़ को इसलिए भी काटा जा रहा है क्योंकि लोगों को ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए। अब ये सभी तो थे मैन मेड कॉजेज़, ठीक है, इंसानों की वजह से जंगलों की कटाई जो हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रीजंस भी हैं जिनके कारण फॉरेस्ट डैमेज हो रहे हैं, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो वो नेचुरल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ा ही था कि गर्मियों के दिनों में लीव्स ड्राई हो जाते हैं तो टेम्परेचर के कारण वो बर्न करने लगते हैं, जिसके कारण आग फैल जाती है और फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होती है। और एक कारण क्या होता है? सीवियर ड्रॉट्स, भयंकर सूखा पड़ना। कई बार क्या होता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज़ नो रेनफॉल, बारिश नहीं होती, जिसके कारण ट्रीज़ को पानी नहीं मिलता और वो सूख जाते हैं। तो ये ड्रॉट्स भी फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन का एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। अब आपको पता है कि फॉरेस्ट का अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पर कितनी सारी हमें ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मिलती है, वहाँ पर भी तो लाइफ की एग्जिस्टेंस है। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हुए, अगर उनका नुकसान हुआ, तो फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर हमें मिल रहे हैं उनकी सर्वाइवल को खतरा है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए भी कितने ज़रूरी हैं। अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई चलती रही तो आगे चलकर रिज़ल्ट किसको भुगतने पड़ेंगे? भुगतने तो इंसान को ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिज़ल्ट क्या होंगे अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह से चलता रहा, वनों की कटाई इसी तरह से चलती रही। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन: द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज कैन मेक द फॉरेस्ट डिसअपीयर कम्प्लीटली वन डे। अगर इसी तरह से फॉरेस्ट ट्रीज़ की कटाई चलती रही तो क्या होंगे? फॉरेस्ट एक दिन कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएंगे। और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो हम देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स।
डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा कि एक दिन वुड की शॉर्टेज हो जाएगी और जो हमें फॉरेस्ट से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे। द वुड ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट ट्रीज इज़ यूज्ड एज फ्यूल। जो हमें लकड़ी मिलती है फॉरेस्ट ट्री से उसका हम यूज़ कैसे करते हैं? फ्यूल बनाने में, डोर्स, विंडोज़ और फर्नीचर के आइटम्स, पेपर बनाने में करते हैं। डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ वुड फॉर ऑल दिस पर्पज़। अगर डिफॉरेस्टेशन इसी से चलता रहा तो ये इन उद्देश्यों के लिए जो हमें लकड़ी चाहिए, डोर्स बनाने के लिए, विंडो, फर्नीचर, पेपर बनाने के लिए, फ्यूल के लिए चाहिए, तो एक दिन तो लकड़ी की कमी हो जाएगी। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, जैसे कि हनी, गम, सीलिंग वैक्स, कैशू एक्सेट्रा, उनकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन विल कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण क्या होगा? अर्थ की जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा और इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब वो कैसे? आपको पता है ट्रीज़ अपना जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। यानी कि जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका यूज़ कर रहे हैं ना, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ है। अगर ट्रीज़ ही ना रहे तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो इंक्रीज़ करने लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ तो हो नहीं रहा, ट्रीज़ नहीं है तो। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए लेवल से सन की रेज़ आएंगी तो सही अर्थ पर, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पाएंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जैसे ग्लास का बॉक्स अगर हम बना लें, उसमें कोई चीज़ चली तो जाएगी लेकिन रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा पाती। जैसे सन की रेज़ अंदर तो आ जाएंगी ग्लास के बॉक्स के, लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी, जिसके कारण क्या होगा? जो बॉक्स है उसका टेम्परेचर अंदर का बढ़ने लग जाएगा ना। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए काम करती है। वो एक लेयर बना लेती है हमारे एनवायरनमेंट के चारों ओर, जिसके कारण सन की रेज़ अंदर तो आ जाती हैं बट बाहर नहीं जा पाती रिफ्लेक्ट होकर। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करने लगता है, क्योंकि सन की रेज़ तो अंदर ही हैं, बाहर जा नहीं पा रही। इसी को ही बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे इंक्रीज़ होना ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीज़ होने से, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट बढ़ा तो इससे हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे पोलर रीजन्स में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, उनका पानी कहाँ आएगा?